नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र शासने राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। प्लाईवुड फैक्ट्री में आग, 2 किलोमीटर तक दिखी लपटें। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां का पानी खत्म हुआ तो वैशाली से बुलाई गई 10 गाड़ियां। पटना के दुल्हनी बाजार में सब्जी विक्रेता की हत्या, हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा डालकर की गई निर्मम हत्या। जम्मू कश्मीर में बंधक बिहार के 11 बच्चों को छुड़वाया, आज पहुंचेंगे अपने घर। छोड़ने के लिए ठेकेदार ने मांगे थे 1.25 लाख रुपए। न आग न मॉक ड्रिल, हवा में पानी का छिड़काव। सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी में रोजाना 2 लाख लीटर पानी सड़कों पर डाल रहे हैं प्रशासन। एसएचओ और चचेरे भाई पर रेप का आरोप, पीड़िता बोली शिकायत करने गई तो थाने से बाहर ले जाकर किया फिर से बलात्कार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना सिटी में आज सुबह करीब 3 बजे एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 2 किलोमीटर तक इसकी लपटें दिखाई दी। पटना की फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का पानी खत्म हुआ तो वैशाली से 10 गाड़ियां बुलाई गई। 13 गाड़ियों की मदद से 5 घंटे में इस आग पर काबू पाया गया। यह फैक्ट्री माल सलामी थाने के शाहदरा में एसबीआई बैंक के पास है। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे प्लाईवुड फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना से आसपास के लोग वहां जमा हुए और इसकी सूचना माल सलामी थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन दस्ते को वहां जल्दी पहुंचने की सूचना दी। सूचना पर पटना सिटी फायर ब्रिगेड टीम की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी। आग की इतनी भीषण थी कि तीनों गाड़ियों का पानी खत्म हो गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद वैशाली के फायर ब्रिगेड टीम को इसकी सूचना दी गई। आग की लपटों को देखते हुए मौके पर वैशाली से फायर ब्रिगेड की 10 और गाड़ियां बुलाई गई। इसके बाद करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दीपावली के त्योहार को लेकर शायद किसी के द्वारा पटाखा जलाने के कारण आग लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि इस आग लगे में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन दस्ते के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आग की लपटें काफी तेज थी। इसे बुझाने में अग्निशमन दस्ते को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि रणनीति और तकनीकी उपाय से आग पर काबू पाया जा सका। पटना के दुल्हिन बाजार में शनिवार की देर रात एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गुस्साए लोगों ने हत्या के विरोध में दुल्हिन बाजार पटना मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दुल्हिन बाजार के जमुई निवासी पहलू यादव, जो कि 75 साल के हैं, वो अपने गांव के एक बाजार में सो रहे थे। इस बीच देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके हाथ पैर बांध दिए गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों ने बताया कि पहलू यादव जमुई बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दुल्हिन बाजार के प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ना तो गोली मारकर की गई है और ना ही गला दबाकर की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 75 वर्ष के आसपास है और हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना का कारण पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपावली के त्योहार को लेकर संभवतः कुछ शरारती तत्वों द्वारा रुपये पैसे को लेकर इस तरह की करतूत की गई होगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जम्मू कश्मीर में बंधक बिहार के 11 नाबालिगों को छुड़वा लिया गया है। ये सभी बच्चे अपने घर शेखपुरा के लिए निकल चुके हैं। आज बच्चे अपने घर भी पहुंच जाएंगे। ठेकेदार इन बच्चों को मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर ले गया था और उन्हें बंधुआ मजदूरी करवा रहा था। छोड़ने के एवज में उससे एक एक बच्चे के परिवार से सवा लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद बच्चों के परिवार ने पुलिस ने शिकायत की। बिहार सरकार ने भी मामले में संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से बच्चों को छुड़वाया गया। बिहार सरकार की पहल से सभी बच्चे अब अपने घर स्कूल लौट रहे हैं। ये सभी बच्चे बिहार के शेखपुरा के रहने वाले हैं। श्रम विभाग की तरफ से कश्मीर में बंधक शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड स्थित पानापुर ग्राम के गरीब परिवार के कुल 11 नाबालिग को मुक्त कराने के लिए आदेश दिए थे। मिली सूचना के जानकारी के आधार पर शेखपुरा जिले के सभी 11 बच्चों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर छोड़ने के एवज में परिजनों से 1,20,000 मांगे गए थे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग हरकत में आया था। शेखपुरा के जिला अधिकारी ने एक पुलिस टीम का गठन किया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से सभी 11 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराने गए थे, जिन्हें सकुशल मुक्त करा लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी सघनता से शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड स्थित पानपुरा के 11 किशोर के रेस्क्यू के बारे में उनके परिजन और संबंधितों से संपर्क स्थापित कर पल पल की जानकारी प्राप्त की। साथ ही गठित जांच दल द्वारा पूरी घटना के बारे में उनके माता पिता का बयान संबंधित थाना कोरमा में भी दर्ज कराया गया था। जम्मू में बच्चों को मुक्त कराने के बाद आज उन्हें दिल्ली उनके घर लाया जाएगा। श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया कि बच्चों को रिकवर करना और उन्हें सुरक्षित घर लाना हमारी प्राथमिकता थी। जांच टीम ने बेहतर काम करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। 11 किशोर, जिनमें प्रहलाद कुमार, शंभू पासवान, पारस कुमार, रघुवंश राम, श्याम कुमार, सदाशिव कुमार, बिरबल कुमार, राजकुमार, उमाशंकर, सोहित कुमार बंगाली, संदीप कुमार, उजाला कुमार, राहुल कुमार और सौरभ कुमार को रिकवर कर लिया गया है। जल्द ही वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। एनसीआर से सटा राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी है। करीब 6,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज वाले इस शहर में इन दिनों सड़कों पर तेजी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ रही है। शहर में दिन भर इनके सायरन गूंजते रहते हैं। 3 गाड़ियां एक के बाद एक दौड़ती हुई पूरे दिन में 20-22 चक्कर लगा रही है और सड़कों पर पानी बरसा रही है। फायर ब्रिगेड को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहां न कोई आग लगी है और न ही कोई मॉक ड्रिल चल रही है। सारी कवायद यहां केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की जा रही है। हवा को शुद्ध करने के लिए रोजाना 2 लाख लीटर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यह करीब 3 महीने तक जारी रहेगा। क्योंकि भिवाड़ी का वायु प्रदूषण अपने चिंताजनक आंकड़े की ओर बढ़ रहा है, वह खतरनाक स्थिति में पहुंचे उससे पहले ही यहां रिको की ओर से यह कवायद की जा रही है। हालांकि यह कितना कारगर होगा यह तो नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल में यह 469 से 557 तक भी पहुंच चुका है। किसी भी शहर में हवा की गुणवत्ता क्या है, इसे IQI के जरिए मापा जाता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसे हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है। देश में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर निगरानी रखता है। राज्य में अभी 8 शहरों का AQI मापा जाता है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भिवाड़ी, पाली और अजमेर शामिल है। इनमें केवल पाली और अलवर का ही AQI लेवल 100 से नीचे है। हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में भिवाड़ी में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। यहां हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ सालों से इसे रोकने की कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव पहली बार किया जा रहा है। दीपावली से पहले ही भिवाड़ी की हवा में जहर घुलने लगा है, इसलिए अजंता चौक, रिलैक्सो चौक, रामपुरा, मुंडाना, चौपांकी, सांथकला, कहरानी, UIT सहित अन्य जगहों पर रिको पानी का छिड़काव करवा रहा है। यह गाड़ियां फायर स्टेशन से सुबह 6 बजे निकलती है और दोपहर 1 बजे तक भिवाड़ी के 10 से 12 चक्कर लगाकर आती है। इस तरह शाम को 4 बजे से रात 11 बजे तक पानी का छिड़काव किया जाता है।
भिवाड़ी में रोजाना रिको की 3 फायर ब्रिगेड और 6 टैंकर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ये 40 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसके लिए साधारण पानी का ही छिड़काव किया जा रहा है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है। पानी का छिड़काव फायर ब्रिगेड के नोजल से किया जाता है। पानी को पेड़ों और सड़कों पर छिड़का जा रहा है ताकि वहां से धूल को हटाया जा सके। झुंझुनू जिले के सिंधाना थाना इलाके के एक गांव की 19 साल की विवाहिता ने जालोर जिले के सरवाना थाना के एसएचओ और अपने चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगाया है। झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छवाल के निर्देश पर 0 एफआरआई दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। 0 एफआरआई दर्ज कर सरवाना थाने को भेजी गई है। पीड़िता ने जालोर जिले के सरवाना थाना के एसएचओ कृष्णाराम और अपने ताऊ के बेटे पर रेप का आरोप लगाते हुए कहा कि जालोर में चचेरा भाई 3 साल से रेप कर रहा था। 2-3 बार रेप कर चुका था। इसकी शिकायत की तो घर वालों ने भाई का ही पक्ष लिया। मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं जालोर के सरवाना थाना शिकायत लेकर पहुंची। वहां एसएचओ कृष्णाराम मिला। उसने पूरी बात सुनकर शाम को आने को कहा। पीड़िता ने बताया कि एसएचओ कृष्णाराम के पास थाने पर शाम को गई तो वहां आरोपी चचेरा भाई पहले से ही मौजूद था। उसने मुझे धमकाया, कहा तू मेरी रिपोर्ट दर्ज कराने आई है क्या। इस पर एसएचओ कृष्णाराम ने कहा कि यह आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई थी, इसलिए आपको बुलाया है। इसके बाद एसएचओ कृष्णाराम और चचेरे भाई ने थाने से बाहर ले जाकर रेप किया। पीड़िता ने कहा कि वह 1 सितंबर 2022 को अपने घर से बिना बताए भाग गई थी। घर से भागकर वह झुंझुनू निवासी अपने दोस्त के पास आ गई थी। 19 सितंबर को पीड़िता ने दोस्त से आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद ससुराल वालों पर झूठा केस कर फंसाया गया। पीड़िता ने कहा कि मेरी मां चचेरे भाई के दबाव में आ गई। उसने मेरे ससुर के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने ससुर को 7-8 दिन से जेल में बैठा रखा है। मेरे ससुराल वालों को फोन कर धमकी दी जा रही है कि लड़की को वापस हमें सौंप दे वरना ससुर से हाथ धो बैठेगी। इस मामले में आरोपी एसएचओ कृष्णाराम ने कहा कि मुझे मेरे खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने की जानकारी ही नहीं है। कृष्णाराम ने इस मामले पर बात करने से मीडिया से इनकार कर दिया। झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। 0 एफआरआई दर्ज कर थाना सरवाना जांच के लिए भेज दिया गया है। पीड़िता ने बताया है कि उसने दोस्त से अपनी मर्जी से शादी की है। उसने आरोप लगाया कि शादी से पहले जब वह नाबालिग थी तब जालोर के भीमगुड़ा थाना इलाका निवासी ताऊ के बेटे ने 3 साल तक रेप किया था। एसएचओ और चचेरे भाई ने राज्य के एक मंत्री का आदमी होने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बताया कि 1 सितंबर को घर से भागने के बाद दोस्त को फोन किया। उसके घर झुंझुनू के सिंधाना थाना इलाके में रहने लगी। 19 सितंबर को उसी से शादी कर ली। पीड़िता ने बताया कि सास जालोर में एएनएम में थी। 22 साल से वह गांव में ही कार्यरत थी। उनका बेटा मेरा दोस्त बन गया। उसके साथ भागकर शादी की तो इससे खफा मेरी मां ने मेरे ससुर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया। सरवाना पुलिस ससुर को उठाकर ले गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मां चचेरे भाई के साथ मिलकर अवैध शराब का काम करती है। दोनों की राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। उनके दबाव में आकर जालोर पुलिस ससुर को झूठा फंसा रही है। घटनाक्रम के बाद कई ऑडियो भी सामने आए हैं। इसमें सरवाना थाना पुलिस की और से पीड़िता के ससुराल वालों पर उसे पेश करने के दबाव की बात कही जा रही है। पीड़िता के ससुर को जेल भेजने की बात भी कह रहे हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम जांककर गांव में होटल के एक युवक संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। युवक को पिंडवाड़ा हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखाकर परिजनों को सूचना दी है। पिंडवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल हरिदास वैष्णव ने बताया कि थाने में सूचना मिली कि जाकर गांव स्थित एक होटल के बाहर खाट पर कोई युवक सो रहा है। आवाज लगाने के बाद भी वह कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस की सूचना पर निजी एम्बुलेंस के पायलट शिवलाल प्रजापत और असलम खान घटनास्थल पर पहुंचे। युवक को इलाज के लिए पिंडवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को युवक के पास मिले कागजों से पता चला कि मृतक पाली जिले के बाली तहसील के सेवातों की फली भीमाना गांव का निवासी रामाराम पुत्र देवाराम है। पुलिस ने मृतक के पास मिले कागजों के आधार पर परिजनों को सूचना भेज दी है। परिजनों के आने के बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इटावा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार रात बस पीछे से डंपर में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 46 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बस में सवार लोगों को बाहर निकलवाया। एम्बुलेंस से सभी घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शनिवार रात करीब 2:30 बजे हुआ। देवरिया से अजमेर शरीफ चलने वाली एक प्राइवेट बस लखनऊ से आगरा जा रही थी। बस में कुल 50 सवारी थी। एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 103 पर बस आगे चल रही मोरंग भरे डंपर में पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार आगरा के श्रेया उर्फे यासी, प्रदीप कुमार, बुरीकेश्वर झुंझुनू के आमिद अली अयूद, पार्थिव नगर के सुमेर सिंह पुत्र दामन और करौली के सोनू चतुर्वेदी पुत्र लाल चतुर्वेदी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 46 अन्य लोग घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई, क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। बस में सवार लोगों की सहायता करते हुए सभी को बस से बाहर निकलवाया गया। घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल पीजीआई सैफई में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी गई है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि ड्राइवर को जब्त किया जाने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रही डंपर में घुस गई थी। हादसे में बस में सवार दोनों ड्राइवरों और एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी पर यूपीडा के कर्मचारियों ने क्रेन मशीन लगाकर क्षतिग्रस्त बस को एक्सप्रेस वे से हटाकर यातायात फिर से सुचारू कराया। हादसा किलोमीटर संख्या 103 पर हुआ है। जिलाधिकारी इटावा अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इटावा जयप्रकाश सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसका मुआयना किया। इसके बाद सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर घायलों की जानकारी भी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों और पीजीआई के डॉक्टरों को घायलों की हर संभव मदद और समुचित उपचार का निर्देश भी दिया। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी गैंगरेप का हल्ला मचाने वाली महिला पिंकी को जीटीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को पिंकी को जेल भेज दिया गया था। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा जीटीबी हॉस्पिटल से पल पल का हेल्थ बुलेटिन ले रही थी। डॉक्टरों ने पूरा आश्वस्त कर दिया था कि महिला को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है। ऐसे में पुलिस ने तय कर लिया था कि डिस्चार्ज के बाद ही महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और आखिर में हुआ भी यही। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी गैंगरेप का हल्ला बोल मचाने वाली महिला पिंकी को जीटीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पिंकी को जेल भेज दिया गया था। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा जीटीबी हॉस्पिटल से पल पल का हेल्थ बुलेटिन भी ले रही थी। पुलिस ने तय किया है कि डिस्चार्ज के बाद महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा।
दिल्ली के जनता फ्लैट निवासी 36 वर्षीय महिला 16 अक्टूबर की शाम अपने भाई के बर्थडे पार्टी में गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में आई थी। रात में 9:30 बजे वापस दिल्ली जाते वक्त वो लापता हो गई थी। 18 अक्टूबर की सुबह 3:30 बजे ये महिला नंदग्राम इलाके में ही बंद बोरी में सड़क किनारे पड़ी मिली। महिला ने पुलिस को शुरुआती बयान दिया कि 5 युवक उसे स्कॉर्पियो से अगवा करके अज्ञात स्थान पर ले गए थे। वहां उन्होंने रेप किया और फिर प्राइवेट पार्ट में रोड घुसा दी। महिला के भाई ने नंदग्राम थाने में 5 मुस्लिम युवकों के खिलाफ गैंग रेप की FRI दर्ज कराई। 19 अक्टूबर की सुबह इस मामले को सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सबके सामने लेकर आई। उन्होंने ट्वीट करके इस घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही स्वाति ने गाजियाबाद पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मच गई। लोगों ने इस केस की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने 21 अक्टूबर को स्क्रिप्टेड गैंग रेप का पर्दाफाश कर दिया। मेरठ रेंज के IG प्रवीण कुमार ने खुलासा किया कि महिला ने 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए दूसरे पक्ष पर संगीन आरोप लगाए थे। महिला के साथ गैंग रेप जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस ने दावा किया कि महिला के प्राइवेट पार्ट से सीमेन नहीं मिला है। उसने लोहे की वस्तु अपने प्राइवेट पार्ट में खुद ही डाल दी थी। महिला के कहने पर उसको बोरे में बंद करने वाले आजाद और अफजाल थे, जबकि गौरव अपनी गाड़ी से महिला को घटनास्थल पर लेकर आया था और सड़क पर लिटाकर तीनों चले गए थे। गैंग रेप का षड्यंत्र रचने में आजाद, अफजाल और गौरव पहले ही जेल जा चुके हैं। महिला GTB हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती थी। शनिवार दोपहर डिस्चार्ज होते ही गाजियाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पिंकी, आजाद, अफजाल और गौरव पर एक केस अलग से दर्ज किया गया है। इसमें उन पर गैंग रेप का षड्यंत्र रचने, पुलिस और डॉक्टरों को भ्रमित करने, झूठी खबर प्रसारित करने जैसे संगीन आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महिला के भाई ने गैंग रेप का जो मुकदमा दर्ज कराया था उसकी जांच चलती रहेगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि पुलिस जल्द ही अपनी जांच में उस मुकदमे को एक्सपंज करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर देगी। हरियाणा में दिवाली पर गंदगी का साया मंडरा रहा है। राज्य में निकाय विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार भी घबरा गई है, जिस वजह से सरकार ने एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट यानी कि एस्मा लागू कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिगड़ते हालात देखकर सरकार ने खुद सफाई का मोर्चा संभाल लिया है, जब पुलिस सुरक्षा में सफाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिवाली के त्योहार पर सफाई कर्मियों की हड़ताल से प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं। कर्मियों की हड़ताल के कारण शहरों में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अब सरकार की ओर से मशीनों से कराई जाने वाली साफ सफाई का कर्मचारी विरोध करेंगे। सरकार के इस फैसले के विरोध में हड़ताली कर्मचारियों ने फैसला किया कि वह एस्मा की प्रतियां जलाकर प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने इसकी निंदा की है। सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए नगर निकाय मंत्री को अपना मांग पत्र भेज दिया था, लेकिन कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया। यही कारण है कि आज प्रदेश के 40,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। दीपावली पर आज सोमवार को हड़ताली कर्मचारी काले झंडे के साथ उल्टे झाड़ू करते हुए आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और काली दिवाली मनाएंगे। लांबा ने कहा कि सरकार दमन एवं उत्पीड़न से हड़ताल को कमजोर नहीं कर पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रविवार दोपहर तक सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो हड़ताल को मजबूरीवश आगे बढ़ाना पड़ेगा। हरियाणा के करनाल में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके कारण CM आवास के बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर संज्ञान लेने से पहले कोई कचरा ना उठवाए, लेकिन आज CM साहब करनाल आ रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मचारियों और पुलिस में आज सुबह तनातनी भी हो गई।
प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पुराना बस स्टैंड पर लगे कूड़े के ढेर को जेसीबी से उठाने का प्रयास किया। सफाई कर्मचारी इसके विरोध में आ गए और जेसीबी के आगे लेट गए। पंजाब के अमृतसर में शनिवार देर रात एक बस ने 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की दोनों टांगें टूट गई है। युवक को फिलहाल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। लोगों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर से गुरदासपुर के लिए निकली रॉबिन बस सर्विस की बस ने बटाला रोड पर बने एलिवेटेड रोड से उतरते समय बैरका बाईपास के पास 2 कारों को टक्कर मार दी। बस इतनी तेज गति में थी कि उसकी ब्रेक ही नहीं लगी और 2 कारों को घसीटते हुए साथ ले गई। इतना ही नहीं, बीआरटीएस एलिवेटेड रोड के साइड पर रखे हुए 250 किलोग्राम के कंक्रीट के ब्लॉक्स को भी अपने साथ 25 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और चालक की दोनों टांगें टूट गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आसपास के दुकानदारों को कहना था कि इस चौक पर रोजाना हादसे हो रहे थे। बीआरटीएस ट्रैक से बसें और कारें काफी अधिक तेजी से आती है, जिसके चलते यहां रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती है। बीआरटीएस बस सर्विस के ऑपरेशन मैनेजर अजय शर्मा ने बताया कि सेलिब्रेशन मॉल के पास बीआरटीएस एलिवेटेड रोड पर जाने के लिए रस्सी लगाकर रास्ता बंद रखा गया है ताकि वाहन और बसें इस पर ना आ सके। लेकिन यह बस सेलिब्रेशन मॉल के पास लगी रस्सी को तोड़कर आगे बढ़ गई। उसे रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन यह बस पीछे से ही काफी तेज गति से आ रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। घटना में क्षतिग्रस्त कार चालक के बयानों के आधार पर कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। बयानों के आधार पर बनती धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा,